नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े खवातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। समाज में ऐसी कई कुप्रथाएं हैं जिनकी वजह से महिलाएं परेशान और पीड़ित हैं। आवाज़े खवातीन अपने कार्यक्रम मुझे इंसाफ चाहिए के माध्यम से ऐसी ही समस्याओं को उठाता है और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। मुझे इंसाफ चाहिए में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मुजफ्फरनगर पुरकाजी से तबस्सुम रानी। तबस्सुम रानी को उनके पति ने साल 2004 में शादी के बाद अगले ही साल तलाक दे दिया था। इसके बाद उनके पति ने उन्हें घर से बाहर कर दिया। घर से बाहर करने के बाद वो अपने मायके आ गईं। इस बीच पति ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन दोबारा शादी करने से पहले उन्होंने रानी को तलाक नहीं दिया है। रानी की एक बेटी है जो अब कक्षा 12 में पढ़ रही है। रानी आज हमसे जुड़ रही हैं। हम उनसे बात करेंगे और हम देखेंगे कि इस समस्या का आखिर क्या समाधान हो सकता है। आप सबका स्वागत है। रानी मेरे साथ पुरकाजी से हैं। रानी की जो वकील हैं अश्विनी शर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का आवाज़े खवातीन के मंच पर स्वागत है। जी। रानी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2004 में जब आपकी शादी तय हुई थी, तो उस वक्त भी क्या आप लोगों ने कोई दहेज दिया था? थोड़ा अपनी कहानी सिलसिलेवार तरीके से हमें बताएं। जी, सभी को मेरा आदाब। मेरा नाम रानी है और मैं जिला मुजफ्फरनगर कस्बा पुरकाजी की रहने वाली हूँ। और 2004 में मेरी शादी हुई थी। और जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे माँ बाप गरीब परिवार से थे हम। लेकिन मेरे माँ बाप ने फिर भी मुझे दहेज अच्छे से दिया था, जो कुछ देते हैं लड़की को सब कुछ दिया। लेकिन वहां यही बोला गया ससुराल में कि दहेज तो लेके आई लेकिन कैश नहीं लेके आई, इनकी पैसा नहीं लेके आए। लेकिन जितना मेरे माँ बाप की हिम्मत थी उन्होंने इतना मुझे दिया। उसी रात से मेरे साथ अत्याचार, मार पिटाई, गाली गलौज होना शुरू हो गया था। हम्म। लेकिन मैंने कभी अपने घर पे नहीं आके बताया कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ। उन्होंने सिर्फ मुझे एक साल यानी 2004 में मेरी शादी हुई और 2005 में मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। इसी बात को लेके कि तुम घर से मतलब पैसा नहीं लेके आई हो, या मतलब बस पैसे की सबसे ज्यादा थी कि हमें कैश चाहिए, पैसा चाहिए। तो मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, भूखा रखना, एक साल यही रहा मेरे साथ में। फिर जब मुझे घर से निकाल दिया, मैंने पूरे 9 महीने अपने पूरे किए अपने मायके में। उस वक्त क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, मुझे घर पे रहते हुए भी बहुत परेशानी महसूस होती थी कि मतलब मैं ऐसी हालत में हूँ, अपने घर पे हूँ। लेकिन मैंने कहा आएंगे, ईद आएगी तब ले जाएंगे या फिर बच्चा होगा तब आएंगे। लेकिन आए वो जब त्योहार पे आए, लेकिन आने के बाद वो पूरा एक जैसा कहते हैं पंचायत, उसको लेके आए और उन्होंने रात में यहाँ रुके हमारे घर पे और रात में प्लानिंग की कि लेके चले जाएंगे, जब बच्चा होगा तो तब इंजेक्शन लगवा देंगे ताकि ये खत्म हो जाए। तो वो बातें हमारे परिवार में ही हमारे चाचा ने सुन ली थी वे बातें। तो सुबह में जब वो ले जाने के लिए तैयार हो, मैंने बुर्का भी पहन लिया, सब कुछ तैयार हो, तो पता चला कि ये तो ले जाके बच्ची को मारने की बात कर रहे हैं कि बच्चा होगा तो मार देंगे। तो हमारे जो हम अपने पापा को भाई जी कहते थे, उन्होंने कहा मैं अपनी बच्ची को इस तरह जाने नहीं दूंगा। यहाँ भी वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, थप्पड़ उठा लिया था मारने के लिए। उस टाइम मेरे मामा भी मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि मारने की जरूरत नहीं, तुमने अपने घर पे तो मारा, हम यहाँ पे मारने नहीं देंगे। तो यही है कि और उन्होंने अपनी शादी भी कर ली 2 साल के बाद। फिर मैं मुजफ्फरनगर जा रही थी डॉक्टर रविंदर के यहाँ, क्योंकि मुझे इस्थमा है। शादी के बाद ही मुझे ये हुआ, पहले नहीं था। तो उन्होंने रास्ते में रोक के मेरे ससुराल वालों ने, और उसमें मेरे पति भी थे और मैं बुर्खा पहने हुए थी, उन्होंने मुझे एक जगह कोने में ले जाके जहाँ कूड़ा कचरा पड़ा रहता था वहां मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। और जो मेरा बुर्खा था उसको ही नकाब जो ओढ़ा हुआ था उसे ऐसे लपेट के ऐसे कस दिया था और छोड़ के चले गए, तो ये मर गए। मैंने अपनी सांसें भी रोक ली कुछ टाइम ताकि मैं बच जाऊं। तब मैंने अपनी बच्ची को जन्म दे दिया, 2007 की बात है ये। तो किसी तरह मैं अपनी जान बचा के वहां से आई और आके फिर मैंने अपनी रिपोर्ट थाने में लिखवाई। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे जो उनके रिलेशन में थे, उन्होंने 1 हफ्ते बाद मेरी रिपोर्ट लिखवाई। जबरदस्ती लिखी गई वो भी रिपोर्ट मेरी, जब मैं थाने के चक्कर काटती रही। और फिर उसने उन्होंने शादी भी कर ली और मैं रिकवरी वारंट जैसा मैंने वो जेल चले गए
और फिर रिकवरी वारंट, यानी कि जब वो मुझे खर्चा भी नहीं दे रहे, 2009 में मेरा खर्चा भी बन गया था, तो मैं रोज चक्कर काटती रही, कभी कोर्ट में कभी कोतवाली में जाती थी कि मतलब रिकवरी वारंट मेरे पास है तो उन्हें गिरफ्तार करो या मेरा खर्चा दिलाओ। क्योंकि हम 6 बहनें और एक भाई हमारे घर में, और पापा सिर्फ एक ठेली ही लगाते थे। जैसा सीजन पे आप जब खरबूजे तरबूज चल रहे हैं या अमरूद चल रहे हैं, इस तरह का रेड़ा लगाते थे, बस वो उसी में गुजारा करते थे। हम सब बहनें बड़ी थी, भाई हमारे छोटे थे। लेकिन मैं चाहती थी कि अच्छा ही मुझे कुछ पैसा वहां से मिल जाए, क्योंकि वो मेरी भीख नहीं थी, मेरा अधिकार था इसलिए। लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी खर्च नहीं दिया, दे दिया, ये कह दिया कि मैं वकील को दे दूंगा, पुलिस को दे दूंगा, पर तुझे नहीं दूंगा। तो यही है कि मैं कानून की लड़ाई लड़ रही हूँ। लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली मुस्लिम, ये कह के कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को तो साथ शादी जायज है, हम साथ शादी कर सकते हैं। तो मैं हर टाइम अपना रिकवरी वारंट रखती थी ताकि मुझे पुलिस मिले या ये वो इंसान मिले और मैं जाके दूं। लेकिन मुझे पुलिस ने भी बहुत चक्कर कटवाए। कभी मैं कचेरी से, कोतवाली यहाँ से फुकाजी से मुजफ्फरनगर 27-28 किलोमीटर पड़ता है, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत जुटा के और वहां जाती थी। वहां भी मेरे 100-200 रुपये खर्च होते थे, 200 रुपये खर्च होते थे। वो भी सोचती थी किस तरीके से मैं 200 रुपये लूं और कैसे मैं वहां जाऊं ताकि मुझे न्याय मिल सके, मुझे मेरी बच्ची का खर्च मिल सके। लेकिन आज तक मैं चक्कर ही काट रही हूँ, लेकिन मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई खर्च नहीं मिलता मेरी बच्ची का। आज की तारीख में मेरी बच्ची 18वें साल में चल रही है, 12वीं क्लास में है, और उसने दूसरी शादी कर ली, 4 बच्चे उसने पैदा कर लिए, उनका भी तो खर्च उठा रहे हैं वो। और घर वालों ने उन्हें बेदखल दिखाया हुआ है, बेदखल दिखाने के बावजूद भी उसी घर में मौजूद है वो अभी भी। अगर पुलिस के पास भी जाती हूँ तो पुलिस कहते हैं उन्हें तो बेदखल दिखा दिया है, बेदखल है, लेकिन पुलिस कभी जाके ये नहीं देखती कि वो उसी घर में रह रहे हैं। तो हम मुसलमानों को, मुसलमान औरतों को बस इस तरीके से बांध के रख दिया है कि वो मुस्लिम है, वो साथ शादी कर सकता है। मैं एक औरत हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती बिना तलाक के। और बिना तलाक दिए वो शादी भी कैसे कर ली, मेरी ये खुद समझ में नहीं आता। और अगर मैं बाहर निकली हूँ या मैंने बुर्का उतारा है, तो उस पे मेरे बहुत सारी बातें मेरे सामने आ गई। ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फतवा जारी करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये बुर्का उतार के बेइज्जत हो गई है, और ये मुस्लिमों की इज्जत नहीं कर रखती है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना मैंने करना पड़ा। लेकिन ये मैंने सिर्फ क्योंकि मैं एक अधिकार जान गई हूँ कि हम मुस्लिम महिलाओं के भी संविधान में कुछ अधिकार हैं, क्या हम उसकी उस तरीके से नहीं जी सकते? हमारा भी अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का, अपने निर्णय लेने का, अपनी आवाज उठाने का। तो यही सोच के मैंने अपने कदमों को आगे रखा। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं खुद एक औरत हूँ, मेरी जिंदगी तो चलो ऐसे हो गई, लेकिन आगे जो मेरी बेटी है वो भी एक औरत है, औरत होगी। अगर उसकी जिंदगी इस तरह खराब होगी तो हम और जाने कितनी महिलाओं, कितनी बच्चियों की जिंदगी खराब होगी। तो मैंने ये सोचते हुए निर्णय लिया कि अपने अधिकारों को पाना है और मुझे आगे बढ़ना है। हम्म। अभी तक भी मैं उस चीजों को सहन कर रही हूँ, लोगों, समाज की गाली है, समाज की जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं समाज, या जो भी कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपने अधिकार पाने हैं। ये बताइए रानी, की जिस तरीके से आपके पति ने आपके साथ व्यवहार किया, आपको तलाक दिए बगैर दूसरी शादी भी कर ली, आपकी इतनी बड़ी बच्ची हो गई, आपने उसको अकेले पाल लिया, ये जो पूरा मामला है ये आपके साथ लगातार अन्याय होता रहा। पर आपका कहना है कि आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, पुलिस से भी नहीं मिला। आपके साथ अश्विनी शर्मा जी हैं जो आपके वकील, हम उनसे जानना चाहेंगे अश्विनी जी कि रानी का जो पूरा मामला है वो, उसको किस तरह से न्याय मिल सकता है? क्योंकि अगर ये संविधान के दायरे में होती सारी चीजें, तो इनके पति तो दूसरी शादी भी नहीं कर सकते थे बिना तलाक दिए। परंतु अभी तो ये फंस गई हैं, वो तो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो मौजूदा स्थिति में क्या है, इनका केस कहाँ तक पहुंचा है? मैडम, इनके एक तो एग्जीक्यूशन के 5 मुकदमे हैं जो इनका इंटीमेंटेनेंस बंधा हुआ है। उसमें 5 केसेज है फिलहाल, हम्म। पेंडिंग है। वो उनके ऊपर रिकवरी वारंट जाते हैं, लेकिन कोर्ट को एक तो वो मिलते नहीं, हम्म। जो हाफिजी आदमी है, कहीं बाहर रहते हैं और बीवी बच्चे हैं घर में, लेकिन वो उनका कोई संसाधन नहीं है, कोई उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं है। अब पुलिस कोर्ट जो उसके नाम प्रॉपर्टी है उसे ही अटैच कर सकती है, अदर की प्रॉपर्टी तो नहीं कर सकती।
जी। तो कोई उसके प्रॉपर्टी नाम नहीं है, कोई संपत्ति किसी तरह की चल या अचल, कोई गाड़ी हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, तो उसे भी ले आएगी। और उसे एक बार बंद किया था, एक बार मिल गया था वो भी टोटल हिम्मत रानी की थी कि रानी एक मीटिंग से आ रही थी उधर से, तो जैसे ही आ रही से वो बस में दिखाई दिया तो ये चलती बस से कूद गई। हम्म। कूदने के बाद इसके घुटने छिल गए और इसने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसे कोतवाली दिया, कोतवाली जैसे ही ले गई इसे चौकी में दिया, तो उन्होंने कहा भाई वैसे तो हिम्मत है लेकिन इसका वारंट लाओ। अब हम आए तो वो वारंट की डेट एक्सपायर हो गई थी। फिर हमने जज साहब को दोबारा कहा, जज साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा मैं अभी सिग्नेचर करता हूँ। जज साहब ने करीब 1 बज के कुछ मिनट पर सिग्नेचर किए और 2 बज के कुछ मिनट पर वो आ गया 1 घंटे में। तो जज साहब ने कहा भाई आप इसका पैसा दीजिए, पेमेंट कीजिए। जी नहीं है, तो वो फिर जेल भेज दिया था। जेल भेजने के बाद लगभग 1 माह बाद वो छूट गया, फिर नहीं आया। तो आज की तारीख में भी उसके सभी रिकवरी वारंट है और इसका अगर अमाउंट देखा जाए तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए के करीब इसका पेमेंट है, इसका और इसकी बच्ची का उसके ऊपर वाजिब। लेकिन कहाँ से वसूल करें? अच्छा वो मिलता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो मिलता नहीं है। घर तो पुलिस जाती है, हम भी साथ गए तो कोई यहाँ रहता नहीं जी, कोई चल चल सकता नहीं जी, बस ये समस्या है सभी केस अभी की क्या रिकवरी के उम्मीद लिए। लग अगर रही है, कोई, कैसे न्याय दिलवाया जाएगा इनको? अब न्याय तो यह है कि ये तो अपने आप में खुद हिम्मत वाली लड़की है, इसलिए वो है, वरना न्याय की उम्मीद कुछ नहीं है। भाई कोर्ट तो आदेश कर सकती है, हम उसका क्रियान्वयन करा सकते हैं, लेकिन वसूली कहाँ से है अमाउंट की? आपको लगता अमाउंट है है, कि अमाउंट तो इनके बढ़ता जा रहा इनका है। जो इनका जो मामला है, इनके पति ने कहीं ना कहीं एक धार्मिक उसका फायदा उठाया है, जो दूसरी शादी कर बिल्कुल ली एक बिल्कुल। धर्म का, ये थोड़ा जी जी बताएं जी आप। जी जी। बिल्कुल। जी। जी, उसमें यही है कि मुस्लिमों को अगर एक बीवी को कर दिया तो उसे चाहे 10 दिन और 15 दिन एकदम से शादी कर सकता है वो। उस जो इनका अपना पर्सनल लॉ है उसी के साथ अधिकार मिला हुआ है, और बीवी कर नहीं सकती है। उसी का फायदा उठाया उसने, धर्म की आड़ में यही कर रहा है। उसे भी परेशान करके तीसरी भी कर सकता है वो। जबकि बिल्कुल कुरान पाक में भी ये है कि अगर आप एक बीवी को के साथ रहते हुए उसे बगैर तलाक के दूसरी शादी कर रहे हैं तो उसे उसके बराबर हिस्सा देंगे आप, जो उसका जो आपकी नई बीवी है जितना उसे हकूक प्रदान कर रहे हैं आप, उसे रहन सहन का उसे दे रहे हैं, वही को दे रहे हैं। तभी तो इक्वलिटी आएगी, तभी बराबर है। लेकिन इक्वलिटी तो है ही नहीं यहाँ पर। उन्होंने शादी करने के लिए तो कुरान का सहारा ले लिया, या उन्होंने ये बता दिया कि ये हमारे उसमें मजहब में जी है, परंतु जब अधिकार देने की बात जी आई तो फिर वो पलट गए। फिर कहाँ गया मजहब? जी। ये नहीं तो। बनती है तो अब उसके पास तो कुछ है नहीं, हम्म। वो हैंड टू माउथ है आदमी, लेबर क्लास आदमी है। अब लेबर क्लास के पास तो कुछ होता नहीं है। अगर वैसा रहे कि हम कहीं पे इसके पास पैन कार्ड है, कोई कंपनी इसमें है, सर्विस करता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो भी हो सकता है मैम। लेकिन वैसे तो हम कहीं से वसूल नहीं कर सकते, समस्या ये है ना। अच्छा खुद उसके नाम जो प्रॉपर्टी है उसी पर अटैच करा सकते हैं कहीं पर भी। ये तो है कि जो उसके नाम प्रॉपर्टी होगी, छोटी हो या ज्यादा हो, कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है, चल अचल संपत्ति, लेकिन उसे कहाँ से कराए? अब बस एक ही सहारा है कि फिर उसका एनबीडब्ल्यू इशू है, एनबीडब्ल्यू लेके वो कोर्ट जाएंगे, वो फिर अरेस्ट हो जाएगा जब मिलेगा वो पुलिस को। लेकिन वसूली का बड़ा भारी काम है, बहुत ज्यादा अश्विनी जी, समस्या है। अगर रानी और की जगह कोई हिंदू लड़की होती तो क्या ऐसा हो जी पाता? नहीं, तब नहीं हो पाता। एक तो शादी तो कर ही नहीं सकता था वो कानूनन। दूसरी चीज, अगर उसके पास उसके फादर की प्रॉपर्टी है, तो हमारे यहाँ ऐसा भी रहा कि एक फादर एक्सपायर हो गए तो अकेला ही बेटा था वो, तो उसने कहा वो जो म्यूटेशन होता है जमीन एग्रीकल्चर लैंड उसका दाखिल खारिज नहीं कराया। हमने अपने आप पटवारी को पैसे दिए, मृत्यु प्रमाण पत्र दिया ससुर का, भाई ससुर मर गया हमारा और ये उसके नाम, जैसे ही नाम जमीन चढ़ी तत्काल उसने फैसला कर लिया, वरना उसकी जमीन अटैच हो जाती। जी जी जी। ये फिर आप थोड़ा खर्च है बताइए, उसका, मैं आपसे मासिक सुनना खर्च चाहती देना हूँ क्योंकि पड़ता है। आप कानून के जानकार हैं। ये थोड़ा आप बताइए, समझाइए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि ये जो मामला है, ये मामला इसीलिए खराब हुआ क्योंकि यहाँ पर कानून के दायरे के भीतर ये चीजें नहीं थी, कहीं ना कहीं इसमें मजहब का सहारा लिया गया। अगर मात्र संविधान के हिसाब से चलते हम तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, और अभी भी अगर हमें मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना है तो एक कानून की जरूरत है खास तौर से। ये थोड़ा आप अगर आप समझाएं अपने। जी बिल्कुल। पहली बात तो यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ
जो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता का अधिकार, वो समानता का अधिकार हमारा केवल कागजों में है, केवल पेपर वर्क पे है। महिला ने दिया, किसी धर्म ने नहीं दिया है, लेकिन संविधान ने हमें ये दिया है अधिकार कि हम जो है बराबर हैं। जैसे एक रानी का जितना वोट का अधिकार एक है, वही अश्वनी की वोट का अधिकार एक है, वही मैडम आपका अधिकार है। एक वोट है, सबको एक ही वोट है। ये नहीं कि एडवोकेट है तो उसका कोई ज्यादा अदद होगा, ज्यादा मात्रा होगी। तो इस कारण से ये है कि सबका होना चाहिए। और मुस्लिमों को तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रानी के साथ भी है वो, कि रानी जी ने अपनी मेहनत के बल पर इतना किया, वरना तो ये ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो भी इतनी समस्या कम आती, क्योंकि वो पहले ही जाकर उसे देख लेती और फिर कहीं ना कहीं से उसे ये पता होता इनकी भाई क्या है। फादर के अगर 100 गज का ही प्लाट है फादर के नाम, मेरे ससुर के नाम 100 गज का प्लाट है, तो ये 3 भाई है, तो पता चला 1/3 नाम है, तो 1/3 पर अधिकार कर सकती है। लेकिन जानकारी नहीं होती प्रॉपर्टी के परिवार के बारे में। उनका डेली का बिजनेस होता है हैंड टू माउथ वाला, कि आज कमा लिया तो खा लिया, तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या यह है कि रिकॉर्ड नहीं होता और उसी का वो फायदा उठाते हैं। जैसे एक कहावत है कि देनी पड़ती है जब बुनाई तो घटा बताते हैं सूद। तो वही लड़ाई का बात है कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसका एक ही चीज है कि अगर वो हमें ज्यादा ही उसके पीछे करना है, तो उसे पकड़वा कर वो फिर जेल है। अब जेल जाने से एक चीज का तो फायदा हो चुका है कि वो खर्च कम नहीं होगा। जेल में अगर उसे 1 महीना रखेंगे, तो अगर उसमें 1 महीने में उस एक तो उसकी जो है वर्क लिया जाएगा जेल में, और वर्क लेने के बाद में जो उसकी अर्न होगी वो कोर्ट में जमा किया जाएगा। लेकिन 1 महीने से तो गुजारा नहीं होता, क्योंकि उसे कोई हैंडसम अमाउंट तो मिलेगा नहीं, बहुत कम लेबर क्लास का मिलेगा, ज्यादा 1000-1200 रुपए का हो सकता है, और उससे काम नहीं चलता, खर्च बहुत ज्यादा बनता है। लेकिन यह है कि कहीं पर भी महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है, ना उनकी कोई सुनता। आप कहीं भी चले जाए, थाने में चले जाए, पुलिस में चले जाए, अगर महिला जाएगी तो उसे सबसे पहले कहेगा अरे आप क्या है, आपको तो वो बच्चे हैं, इनका ध्यान रखिए, पति का ध्यान रखिए। लेकिन उसे ये नहीं कहेंगे कि तेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है रानी, तुम्हारा अधिकार है कि तुम ये ले सकती हो। ये है सबसे बड़ी समस्या। जी। रानी, इसमें एक समस्या और आती है जो कि हमें कई महिलाओं ने बताई कि जब भी इस तरह की शिकार होकर महिलाएं पुलिस के पास पहुंचती हैं तो वो कह देते हैं कि ये 4 शादियां तो आपके धर्म में अलाउड हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा आपके साथ भी हुआ? नहीं हुआ है, लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते कि हमारे, वो कहते हैं कि जो हमारे पैगंबर ने शादी की थी तो वो, लेकिन हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने शादी की, उन्हें एक सहारा देने के लिए शादी की थी। आज की तारीख में जो समाज में हो रहा है वो समाज में होता है कि एक बीवी को तलाक भी नहीं देते, ना उसका खर्च देते, और दूसरी बीवी ला के रख लेते हैं। तो हमारे पैगंबर ने ऐसा नहीं, क्योंकि ये फालतू की बातें बना के पेश किया गया है हम मुस्लिम महिलाओं के सामने, जिस चीज को मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि पैगंबर की अगर बात कर रहे हैं तुम, तो जिस तरीके से पैगंबर ने किया इस तरह आप भी तो करें। आप तो इस तरीके से नहीं कर रहे, बात पैगंबर की करते हैं, तो उन्हें बीच में क्यों लाया जाता है? और अभी वकील साहब ने जैसा बताया कि हमारे कुरान शरीफ में भी साफ लफ्जों में लिखा है कि औरत का भरण पोषण बराबर का हक ही होता है, तो वो मिलना चाहिए ना। तो जो जिनसे मेरी शादी हुई वो खुद एक हाफिज कुरान है, इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी है, उन्हें यही नहीं पता है कि तुमने कलाम पाक बिना देखे पढ़ लिया है कि बीवी बच्चों का क्या हक है, माँ बाप का क्या हक है, और फिर तुम इस तरीके की, जब पता होने के बावजूद भी तुम इस तरीके से तकलीफ दे रहे हो, तो मैं तो ये कहती हूँ कि काहे के मुसलमान हो तुम। क्योंकि 2004 से आज तक मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है, कितनी समाज की गाली खाई है, कितने अपने परिवार की गाली खाई है, जो मतलब मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं आत्महत्या कर लूं, किया मैंने। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे किसके नसीब से, बच्ची के नसीब से बचाया, ये कैसा। लेकिन आज मैं अपने आप में इतनी हिम्मत वाली हूँ कि मैं खुद तो क्या आत्महत्या करूंगी, मैं किसी और को भी नहीं करने दूंगी। वाह। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाली हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मुझे उस चीज के लिए कमजोर होना पड़ता है कि मैं मुसलमान होने के बावजूद मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे पलट के और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। हम्म। हिंदू समाज में जो चीज अच्छी लगती है वो लगती है कि बीवी को तलाक दिए बिना कि सारी जिंदगी गुजर जाए वो शादी नहीं करेंगे, और वो भरण पोषण भी देंगे उसका।
तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज को लेके कमजोरी भी होती है और गर्व भी होता है। लेकिन हम महिलाएं इस चीज को ज्यादा बर्दाश्त करती है, वरना हम सारी मुसलमान महिलाएं जो मेरी जैसी बहनें हैं, परेशान है, जिनके पति ने दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली है, तो हम लोगों को एक एक जगह इकट्ठा होकर और एक आवाज बना के और अपनी मांगे रखनी चाहिए कि हमारे लिए भी कोई कानून ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा अधिकार हमें मिल सके। हम्म। ये मुझे समाज को भी कहना है। और जो हमारे संविधान में जो लिखा है ना, संविधान में बहुत अच्छी चीजें लिखी है, महिलाओं के अधिकारों के बारे में लिखा है, समाज के सब कुछ लिखा है, लेकिन कहाँ है हम? अपनी बात खुल के कह भी नहीं सकते किसी के सामने। अगर कहेंगे तो कहीं महिलाओं का, इन औरतों का तो यही काम है, रोने का है। कोई बात नहीं, मर्दों ने शादी कर ली तो क्या हो गया? अरे शादी तुम्हारी तरफ से तुम 1000 कर लो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी बच्ची का और हमारा खर्च तो दो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं बहुत अंदर से दिल दुखता है अपने लिए भी और उन महिलाओं के लिए भी जो और भी परेशान है। रानी एक बात बताइए, उन्होंने दहेज के लिए आपको इतना प्रताड़ित किया, दहेज के खिलाफ इतना सख्त कानून है, आपने उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दायर कराया? उस टाइम मुझे कानून के बारे में नहीं पता था, कानून क्या होता है, या दहेज का मतलब दहेज का कानून क्या होता है, या अपना अधिकार क्या होता है। क्योंकि एक मुस्लिम होने के कारण मैं घर में रही, घर से बाहर कभी निकलने दिया, कभी स्कूल भी नहीं गई हूँ मैं। फिर कम उम्र में ही शादी, जितनी भी थी 18 या 16-17 साल की उम्र में शादी कर दी, करीब परिवार होने के बावजूद। उसके बाद ससुराल ही गई हूँ जब पता चला है कि ये ससुराल है, ये मायका है। क्योंकि अगर इंसान पढ़ पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो उसे हर चीज की समझ होती है, नॉलेज होती है। लेकिन जब मैंने शादी होने के बाद परेशान होकर घर आ गई, बच्ची को भी जन्म दिया, बच्ची को जन्म देने के बाद मैं एक संस्था में जुड़ी हूँ। वहां मुझे अधिकार पता चला, अधिकार क्या है, शिक्षा क्या है, जेंडर भेदभाव क्या है। तब जाके मुझे समझ आया, अच्छा जिंदगी वो नहीं थी, जिंदगी यहाँ से शुरू हुई है। तो तब जाके मैंने अपनी आवाज को उठाना शुरू किया, क्योंकि फिर तो मैं घर में भी रही थी, भूखा प्यासा मुझे वहां भी रखा जा रहा था, मार पिटाई गाली गलौज वहां भी हो रहा था। लेकिन संस्था में जुड़ने के बाद मुझे मेरे अधिकारों का पता चला, और रास्ते में तब उन्होंने रोक के मुझे मार पिटाई की और ये छोड़ के चले गए, ये खत्म हो गई, क्योंकि मैंने अपनी सांसें रोक ली थी। जब मुझे कानून का पता चल गया, अधिकार का पता चल गया, तभी आके मैंने फिर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में। अगर उससे पहले पता होता तो शायद मैं वो ये कदम उस टाइम ही उठा लेती। तो रानी शिक्षा की कमी। आप बताइए, जी जी, आपने जो आप मुद्दा उठा रही है इसको बताइए, आपकी शिक्षा की कमी के कारण ये सब हो रहा है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, लड़कियों की कोई सुनता नहीं है घर में, फिर इसके बाद जब लड़कियां मायके आ जाती हैं तो वहां भी उनकी कोई सुनता नहीं है, वहां भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ये थोड़ा आप बताइए ताकि महिलाएं आगे जाके, आपकी भी बच्ची है आगे, वो इस तरह की जिंदगी ना जिए या आगे की पीढ़ी इस तरह की जिंदगी ना जिए। असल में जब ससुराल से मैं आ गई तो मुझे ताने, सबसे पहले क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ और बाप ने सपोर्ट किया बाहर निकलने का उन्होंने। हालांकि वो अगर वो ही हक शादी से पहले मुझे दे देते, स्कूल जाने का, बाहर निकलने का, और अपनी मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई करती, तो मैं वो चीज जानती। फिर वो मैं पर शादी हो के एक बच्चा पेट में लेके 2 महीने का, और मैं घर पे आई हूँ, फिर भी मुझे गालियां सुनने को मिल रही है। फिर बच्चे को जन्म देने के बाद जब मैं बाहर निकली हूँ, तब भी तो मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया। अगर उस वक्त करते तो ये जो आज मैं झेल रही हूँ, शायद वो मैं कल ना झेल पाती। क्योंकि मैं स्कूल जाती, अपनी शिक्षा बढ़ाती, पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी करती, या फिर शिक्षा पाने के बाद थोड़ी समझ होती, तो आज ये नौबत ना आती। तो मैं खुद यही, और फिर ससुराल से आने के बाद मायके में रहना और बच्चा पैदा करना और वे ताने कशी सुनना, वो एक औरत के लिए ना जलीलत के अलावा और कुछ नहीं है। मैं खुद ये चाहती थी किसी तरह मेरी मौत आ जाए, मैं किसी तरह मर जाऊं, मेरे पे कुछ ऐसा हो जाए कि मैं दुनिया से चली जाऊं। क्योंकि ये कहते थे कि कुड़ी का कबाड़ कूड़े पे सजता है, यानी कि अगर मैं बच्चा जन्म माँ के यहाँ दे रही हूँ तो वो गलत है, ये ससुराल में ही देना चाहिए था बच्चे को जन्म, यहाँ ना होना चाहिए था। ये सब बातें मेरे अपनों ने कही है। आज मैं उनका नाम नहीं लूंगी, हालांकि मुझे नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं बस उन महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि मायका और ससुराल कोई दो नहीं होते, वो एक ही होते हैं। लेकिन
लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना, आगे बढ़ाना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये सबसे पहले माँ और बाप का हक होता है। शादी के बाद भी तो आपने एक बार कहा कोई बात नहीं बेटे, तुम निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम शादी से पहले ये वाली बात कह देते तो जो जिंदगी में आज मैं झेलती आ रही हूँ, शायद उस वक्त ना मैं झेलती। अभी आगे मेरी बेटी है, मैं उसे पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। मैं जो उसकी मर्जी आता है तू पहन, चाहे जीन्स पहन, सलवार सूट पहन, फ्लेक्स पहन, कुछ भी पहन, क्योंकि वो उसका अधिकार है। मैं उसे क्यों रोकूं? लेकिन ये मैं बताती हूँ कि शिक्षा पहली सीढ़ी है, शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। सीधे रास्ते चलो, अपनी काबिलियत की तरफ चलो, दुनिया को जानो, दुनिया क्या चीज है, फिर अपने निर्णय लेने शुरू करो। ये मैं अपनी बच्चियों को कहती हूँ। और जो आस पास की जो बच्ची हैं, जो जिनके माँ बाप ने उन्हें घर पे बिठा लिया था, 8वीं कराई, घर पे बिठा लिया, लेकिन मेरी बच्ची को, इल्मा को देखने के बावजूद उन्होंने मेरे कहने से अपनी बच्चियों के एडमिशन कराए, तो मुझे कहीं ना कहीं गर्व होता है इस बात का कि शुक्र है उस खुदा का कि मैं संस्था में निकली और मुझे ये जानकारी मिली। और आज मेरा अगल बगल के आस पड़ोस के अपनी बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और वे महिलाएं भी निर्णय लेने लगी हैं अपनी जिंदगी के, और सामने अड़ के खड़ी हो जाती है। जब रानी अपनी बच्ची को पढ़ा सकती है, रानी आगे निकल सकती है, तो हम क्यों नहीं? ये वाह। बात जब मेरे सामने वाह। खुद आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। क्योंकि वहां मुझे लगता है कि नहीं, मुसलमान होना कोई गलत नहीं, हिंदू होना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसे, मुसलमान को, जो हदीस में लिखा हुआ है उसे सही तरीके से पेश करना उन लोगों की जिम्मेदारी है जो गलत पेश करते हैं। हम्म। और हकीकत है ये, क्योंकि गलत पेश किया जाता है। औरत को बाहर नहीं निकलना है, औरत को सजना धजना नहीं है, औरत को ये नहीं करना, कहाँ बताया है? साफ बताया है कि मेकअप करके हम नमाज भी अदा कर सकते हैं। लेकिन उसे क्या, नहीं, औरत मेकअप नहीं करेगी, गलत मर्दों की नजर पड़ जाएगी। अरे मर्दों की तो गलत नजर पड़े, अच्छी या बुरी, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी नजर तो गलत नहीं, तो हमारी वजू कैसे टूट गई? हमारी कोई वजू नहीं टूटती है। जी। हमें नमाज अदा करनी चाहिए अपनी। तो ऐसा नहीं कि हम मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे जो कुछ मुसलमान भाई हैं या मौलाना है, जो भी है ना, वो सही तरीके से अगर जो दीन को महिलाओं को बता देंगे, तो शायद मेरी जैसी बहना या मैं, हम महिलाएं इस तरीके से परेशान नहीं होंगी, और हमें खुद को इज्जत मिलेगी, और आगे जो हमारी बच्ची उन्हें भी इज्जत मिलेगी। तो मैं समाज की सभी बहनों को, जो मुस्लिम बहनें हैं, उन्हें कहना चाहूंगी कि अपनी आवाज को जरूर उठाए। ऐसा नहीं कि हम मुसलमान हो तो हम अपनी आवाज को दबा के रखें, हम औरत हैं तो हम एक कमरे में बंद होके रह जाएं या एक बुरखे में बंद होके रह जाए। बुरखा पहनना अच्छी बात है, लेकिन अगर जबरदस्ती कोई हम पे थोप रहा है तो मैं तो मानूंगी नहीं। मैंने बुरखा अपनी मर्जी से उतारा, मुझे किसी संस्था ने, किसी लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा बुरखा उतारने के लिए। लेकिन बुरखे में रहते रहते जब मेरे खुद के पति ने मुझे मारा, मेरे ससुराल वालों ने मारा, तो मेरे दिमाग में ये आया कि बुरखे में भी जब इज्जत नहीं मिली तो मैं क्या करूँ इस बुरखे का? मैंने उसे उतारा, फेंक दिया, मुझे नहीं पहनना है बुरखा। और आगे भी मैं यही चाहती हूँ, मैं अपनी बच्ची को बुरखा नहीं पहनाऊंगी। इसलिए नहीं कि मतलब ये मुसलमान है या मैं बाहर निकल गई हूँ या मुझे लोगों ने ऐसे बता, नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि बुरखे में मेरी खुद बच्ची कहती है बुरखा बुरखा मैंने आज तक पहना नहीं, मम्मी आपको कैसा लगता था? मैंने कहा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब बुरखे में रहते हुए मुझे मारा गया, मुझे दबाया गया, तो मुझे बुरखा पसंद नहीं। मैं बिल्कुल बुरखा नहीं पहनूंगी और ना पहनने दूंगी। अब समाज, मेरे समाज के लोग, मुस्लिम मुझे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे उस चीज का कतई भी फर्क नहीं पड़ता है, और ना मैं फर्क डालूंगी। समाज मुझे खाने को दे रहा है, समाज मेरा हाल पूछ रहा है। मेरे मुसलमान भाई इतने हैं, क्या कहते हैं, इल्जाम तो लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जूते मारने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये आगे कोई कहेगा रानी क्या तू अपनी बच्ची को पढ़ा रही है, पढ़ाई का पैसा है तेरे पास, कहाँ से तू कमा के ला रही है, गुजारा भी हो रहा है या नहीं आ रहा है? उस सवाल को तो कोई भी नहीं पूछता। जी। अनिवा। हजारों जी जी। हजारों उंगली उठ जाती हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई ना तो आया, और शायद नहीं कोई आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आज तक जो भी कुछ किया, मैं कभी स्कूल नहीं गई, मैंने संस्था में जुड़ने के बाद ही पढ़ाई का निर्णय सबसे पहले लिया, मैंने अपनी पढ़ाई को बढ़ाया,
हाई स्कूल तक मैं पहुंची हूँ। मेरी ट्रेनिंग हुई है जो घरेलू हिंसा को लेके हैं, मानवाधिकार को लेके हैं, जेंडर भेदभाव को लेके हैं, शिक्षा को लेके, उनसे ही मेरी नॉलेज आगे बढ़ी है। वाह। जो मैं आज इतने अच्छे से बोल लेती हूँ, महिलाओं को अच्छे से कह देती हूँ। लेकिन उस वक्त में मेरे पे महिला भी कहना नहीं आता था। महिलाएं क्या होती, घरेलू हिंसा क्या होता, नहीं पता था। लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है, मंचों पे खड़े होकर बोलना अच्छा लगता है, अधिकारों को लेके बोलना अच्छा लगता है। जी। तो घर में बैठे हुए एक दायरे में बिठा के मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लड़कियों को एक दायरे में जब बिठाएंगे तो बाहर की जानकारी का क्या पता चलेगा, क्या उसे नॉलेज मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। हाँ, उन्हें घर से बाहर निकालो, वो समाज को देखेंगी, पढ़े लिखे बच्चों को देखेंगी, अच्छा माहौल देखेंगी, तभी तो जाके वो आगे बढ़ेंगी। अगर एक ही दायरे में उन्हें बांध के रखेंगे तो उन्हें तो दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मैं तो यही कहती हूँ, और मैं ये मैसेज सभी बहनों को देना चाहती हूँ, बच्चियों को भी, कि आगे पढ़ाई लिखाई सबसे पहली सीढ़ी है। आगे बढ़ो, पढ़ो और अपने कदमों को कभी भी किसी भी हालत में पीछे न रखो। और अगर जिंदगी में कोई भी दौर ऐसा आए तो कभी आत्महत्या मत करो, क्योंकि वो हमारी एक कमजोरी होती है आत्महत्या करना। मुकाबला करना हमारा कर्तव्य है। हम, क्योंकि संघर्ष एक नई रोशनी देता है इंसान को। संघर्ष करे जाइए, ऐसा नहीं है, कदमों को आगे बढ़ाइए, पीछे ना रखें। कदम कदम हमारे आगे बढ़ेंगे तो एक रोशनी हमें जरूर दिखाई देगी। आपने रानी को भी सुना और उनकी वकील को भी सुना। रानी का मामला अदालत में है, उनका क्या फैसला होता है ये तो अदालत जाने। लेकिन रानी आखिर इस तरह के दलदल में क्यों फंसी? आखिर क्यों महिलाएं इस तरह की समस्याओं से दो चार हो रही हैं? ये फैसला आपको करना है कि ऐसी समस्या का आखिर समाधान क्या है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें जरूर संपर्क करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं।